हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के बारे में। कल हमने प्रस्तावना देखी थी और जो 22 भाग थे उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनको हमने डिटेल में देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, पहला जो है आपका भाग 1 हम पढ़ने वाले हैं और भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक उल्लेखित है। उसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो संबंधी नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, इसका जो PDF लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है आपको दिया हुआ है। पहला आर्टिकल में इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पे कभी कभी फेडरल देता है, हिंदी में दोनों का मतलब संघ ही होता है, लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट आपको लगाना है क्योंकि भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस आर्टिकल में अपने देश का नाम जो है इंडिया और भारत दिया गया है। तो आर्टिकल 1 में ही इंडिया और भारत नाम है, हिंदुस्तान नाम कहीं नहीं दिया गया है आपके संविधान में। तो आर्टिकल 1 में दिया गया इंडिया और भारत, आपको आर्टिकल 1 में दिया गया है। और राज्यों का संघ आर्टिकल 1 में दिया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट है। और आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश या फिर क्या स्थापना के बारे में बताता है। ये जो शब्दावली है प्रवेश और स्थापना, ये आपको पकड़नी है। तो आर्टिकल 2 में कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना के बारे में बताया गया है। और जैसे कि मान लीजिए कि फ्रेंड्स ये भारत हो गया और अगर आपको बाहर से कोई क्षेत्र आपको भारत में मिलाना है, जैसे कि पाकिस्तान का कोई क्षेत्र आपको भारत में मिलाना है, तो आर्टिकल 2 के तहत लिया जाएगा और उसमें जो है उसको हम कहेंगे कि नए राज्यों का प्रवेश हुआ है या फिर स्थापना किया गया। जैसे कि सिक्किम जो है, सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में मिलाया गया था आपको भारत में, और वो 22वें राज्य के रूप में मिलाया गया था। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ये किस आर्टिकल में कहता है? आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 में और 2 में थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 3 में कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र में सीमा या नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आर्टिकल 3 के तहत करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश हमने तोड़ के तेलंगाना बनाया था, तो यहाँ पर देखिए कि ये भारत हो गया और भारत के अंदर अभी कितना है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर इनको तोड़ना चाहते हैं कोई राज्य, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश को तोड़ के 2 राज्य बनाना चाहते हैं, उसका नाम परिवर्तन करना चाहते हैं और उसके सीमा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं या फिर घटाना चाहते हैं, तो किस आर्टिकल के तहत करेंगे? तो आर्टिकल 3 के तहत करेंगे। तो ये था आपको दोनों में डिफरेंट, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में। अगर बाहर से कोई क्षेत्र मिलाना चाहते हैं तो आर्टिकल 2 के तहत रखेंगे, उसको हम कहते हैं प्रवेश या फिर क्या स्थापना। और भारत के अंतर्गत ही जितने भी राज्य है उसमें डिफरेंट आपको उसके क्षेत्र में बढ़ाना चाहते हैं, उसके क्षेत्र को हटाना चाहते हैं या फिर 2 भागों में बांटना चाहते हैं उसके राज्य को, या फिर क्या उसके नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत रखेंगे। उम्मीद है कि 2, 3 आपको समझ में आया होगा। और आर्टिकल 1 था, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको नोट कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है। जैसे कि तेलंगाना तोड़ के आंध्र प्रदेश से बनाया गया, ये आर्टिकल 3 में दिया गया। और जैसे कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया था, बिहार से झारखंड बनाया गया था, तो ये आर्टिकल 3 में ही आएगा ये सारी बातें। और अगर नाम परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसे कि अगर यूपी का नाम कुछ और करना चाहते हैं तो वो भी आपके आर्टिकल 3 में ही आएगा। उम्मीद है कि अब आपको आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 में डिफरेंट समझ में आ गया होगा। अगला आर्टिकल देख लेते हैं फ्रेंड। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 5। जैसे कि हमने बताया था कि भाग 2 के अंतर्गत आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक उल्लेख किया गया है। और भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता से संबंधित बातें कही गई हैं। तो आर्टिकल 5 ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता क्या होगी, इसके बारे में कहा गया है। यानी जब संविधान के बन के निर्माण हो गया था उस समय क्या है, 26 जनवरी 1950 को, उस समय की नागरिकता के बारे में बात कहता है आपके आर्टिकल 5 में। और आर्टिकल 6 में ये कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में अधिकार। यानी कहने का मतलब है जब विभाजन हुआ था उसके बाद से कुछ लोग जो है पाकिस्तान से भारत को आए थे, उनके नागरिकता के बारे में कहता है आर्टिकल 5। तो पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्तियों की नागरिकता का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 6 में किया गया है। और साथ में उसका जस्ट अपोजिट है, इसमें यह कहता है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में अधिकार दिया गया है। यानी भारत से जो लोग पाकिस्तान को चले गए थे उनकी नागरिकता के बारे में बातें कही गई हैं आर्टिकल 7 में। तो 5 और 6 और आज 7 में क्या क्या है? तो 5 में हमने बताया कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, 6 में कहता है कि पाकिस्तान से भारत को आए हुए व्यक्तियों की नागरिकता, और 7 में उसका जस्ट अपोजिट
भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन किए गए व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में साथ में कहता है। और आर्टिकल 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में अधिकार दिया गया है। यानी कहने का मतलब है जो भारतीय मूल के व्यक्ति है और भारत से बाहर रह रहे हैं उनकी नागरिकता के बारे में किसमें कहा गया, आर्टिकल 8 में। और आर्टिकल 9 में यह कहा गया है कि स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर स्वतः ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब है कि भारत के अलावा अगर किसी अन्य देश की आप नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की जो नागरिकता है वो स्वतः ही आपकी समाप्त हो जाएगी। जैसे अगर आप कनाडा की नागरिकता लेंगे तो आपकी भारत की नागरिकता क्या होगी, तुरंत ही उसका स्वतः ही क्या होगा, उसका समाप्त हो जाएगा। और अमेरिका की लेते हैं, यानी किसी अन्य देश की क्या होता है, अगर आप नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 में कहा गया है। और आर्टिकल 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधित कानून और अधिकार जो है बनाने का किसको अधिकार है, वो संसद को है। यानी नागरिकता संबंधित जितने भी कानून बनाएंगी वो किसको अधिकार है, वो संसद बनाएगी। ये भी आपको नोट कर लेना है। और नए राज्यों को सीमा, राज्य और क्षेत्र में परिवर्तन करने का भी अधिकार किसके अंतर्गत है, संसद को ही अधिकार है। ये भी आपको नोट कर लेना है। जो हमने आर्टिकल 2 और 3 में पढ़ा था उसके तहत जितने भी कानून बनाए जाएगी वो भी कौन बनाएगा, संसद ही बनाएगी। और नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगा, वो भी संसद ही बनाएगी। ये आपको नोट कर लेना है। तो ये था आपको हमने बताया 1 आर्टिकल, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल हमने बताया 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब देख लेते हैं भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल कौन कौन से, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले। और भाग 3 में हमको आर्टिकल पढ़ना है 12 से लेकर 35 तक। और भाग 3 में किसका उल्लेख है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अब इसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड, 12 से लेकर 35 तक किसका उल्लेख है, मौलिक अधिकारों का, और भाग 3 में ही इसका उल्लेख है। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 13 ये कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का शून्य होना। कहने का मतलब यह है कि राज्य और केंद्र कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का हनन करता हो। अगर ऐसा करता है तो वो कानून या तो पूरी तरह से रद्द हो जाएगा या फिर उसका कोई अंश जो मूल अधिकारों को जितना हनन करता है उसको कहते हैं अल्पीकरण। और विधियों का शून्य हो जाना मतलब उस पूरी विधि को समाप्त कर देना। तो कोई ऐसा कानून राज्य या केंद्र नहीं बनाएगा जो क्या है कि मूल अधिकारों का हनन करता है, उसका जो है पूरी तरह से या तो समाप्त कर दिया जाएगा या फिर उसका कोई अंश समाप्त कर दिएगा जो मूल अधिकारों का हनन करता हो। ये आर्टिकल 13 में कहा गया है। और इसी में न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात कही गई है कि इसको आर्टिकल 13 को ये भी कहा जाता है कि ये जो है मूल अधिकारों का सजग प्रहरी है। आर्टिकल 13 यानी मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच किस आर्टिकल को कहा जाता है, तो आर्टिकल 13 को। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। और आर्टिकल 14 में ये कहा गया कि विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ और विधि का शासन जो है आर्टिकल 14 में दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो कानून है वो सब पे समान रूप से लागू होगा। कहने का मतलब है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उस पर जितने भी नियम कानून है वो समान रूप से लागू होंगे, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो SC ST का वर्ग का हो, चाहे OBC वर्ग का वर्ग हो। यानी कोई भेदभाव नहीं करेगा। कोई भी जो संविधान आपका वो कोई भेदभाव नहीं करता है, सब पे जो है समान रूप से कानून लागू होगा। ये आर्टिकल 14 में कहा गया है। और रूल ऑफ लॉ का भी इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ये 2 बातें कही गई हैं आपके आर्टिकल 14 में। अगला देख लेते हैं आर्टिकल आपका है अनुच्छेद 15। ये कहता है कि जो राज्य है वो किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल्य, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर प्रवेश में भेदभाव नहीं करेगा। जैसे कि आपने सुना होगा, तालाब है, सार्वजनिक तालाब है, स्नान घाट है, सड़क है, भोजनालय है, होटल है, सार्वजनिक जो भी मनोरंजन स्थान है उसमें प्रवेश करने से किसी भी व्यक्ति को इन आधार पे राज्य जो है वर्जित नहीं करेगा या फिर कहे भेदभाव नहीं करेगा। ये कहा गया है आर्टिकल 15 में। ये आपको नोट कर लेना है। आर्टिकल 15 का सब क्लास 6 और आर्टिकल 16 का सब क्लास 6 जो है यह 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जोड़ा गया है। और इसमें जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो है उनके लिए 10% आरक्षण की बात कही गई है 103वां संविधान संशोधन के तहत। और इसमें जो है इसके तहत क्या है, आर्टिकल 15 का सब क्लास 6 जोड़ा गया है और आर्टिकल 16 का सब क्लास 6 जोड़ा गया है आपके 103वां संविधान संशोधन के तहत। ये आपको नोट कर लेना है। और 2019 में ये जोड़ा गया है और 103वां संविधान संशोधन के तहत 10% आरक्षण देने की बात कही गई EWS को। और आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात कही गई है। ये भी आपको नोट कर लेना है। आर्टिकल 16 में क्या है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की अवसर की समानता की बात कही गई है। ये आपको नोट कर लेना है। आर्टिकल 17 इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें जो है अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है। अगला आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। हमने बताया आपको आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। फ्रेंड्स एक पॉइंट नोट कर लिएगा यहाँ पे कि आर्टिकल जो 17 है अस्पृश्यता का अंत, और आगे एक आर्टिकल पढ़ेंगे आर्टिकल 23 जिसमें
मानव दुर्व्यवहार एवं बाल बलात् श्रम जो है दिया गया है, उसमें क्या है इन दोनों के लिए ये दोनों ऐसे मौलिक अधिकार है, यानी आर्टिकल 23 यहाँ पर नोट कर लिएगा, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 23 इनके लिए मौलिक अधिकार के लिए क्या है, इनके लिए दंडित किया गया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ये ऐसे दो मूल अधिकार है, 17 आर्टिकल है और आर्टिकल 23, इसके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है आपके संविधान में। और आर्टिकल 17 के तहत ही दंडित करने के लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 भी लाया गया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। पूछता है कभी कभी अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब लाया गया था, 1955, ये आपको नोट कर लेना है। और आर्टिकल 23 आगे पढ़ेंगे, मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम के निषेध, इसके लिए इन दोनों के लिए क्या है आपके संविधान में ऐसे मूल अधिकार है जो कि संविधान में इसके लिए दंडित भी किया गया है। आर्टिकल 18 जो है उपाधियों का अंत यानी टाइटल्स का अंत के बारे में बताया गया है। सेना और शिक्षा की जो उपाधियाँ हैं उसको छोड़ के बाकी जो है उपाधियों का अंत किया गया है, इसमें आपको नोट कर लेना है। और आर्टिकल 19 जो फ्रेंड्स ये जो है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। इसमें कई सब क्लास है, 19 का ए, 19 का बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ये आप पढ़ेंगे, जिसमें जो है कई प्रकार के अधिकार है। इसमें देखेंगे कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19A में दी गई है। और इसी में जो है जो प्रेस की स्वतंत्रता है आपको पढ़ेंगे, उसमें प्रेस की स्वतंत्रता पूछता है किस में दिया गया है, तो आपको इसी में नोट करना है कि 19 का ए जो सब क्लास है उसमें दिया गया है। बिना हथियारों के शांतिपूर्वक निरक्षु सम्मेलन करना, संगम संघ बनाना शांतिपूर्वक, ये सब कहीं जीविकोपार्जन के लिए अधिकार है, कहीं घूमने जाने के लिए, किसी भी क्षेत्र में बसने के लिए अधिकार, ये सब किस में आर्टिकल 19 में दिया गया। ये सारे जो अधिकार है आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे बस आपको इतना नोट कर लेना है कि आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार दिए गए, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और आर्टिकल 19A में आपको प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, ये आपको नोट कर लेना है। आर्टिकल जो 20 है इसमें दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया, ये आपको नोट कर लेना है। ये आर्टिकल 17, 18, 19, 20, 21 ये सारे इंपॉर्टेंट है, यानी हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51 तक आपको जुबानी याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो है रिपीट होते रहते हैं आर्टिकल। डायरेक्ट आर्टिकल से ही क्वेश्चन पूछ देगा कि दोष सिद्धि से संबंध में संरक्षण किस आर्टिकल में प्रदान है, या फिर कहे स्पर्शता का अंत किस में दिया गया है, अपराधियों का अंत किस आर्टिकल में दिया गया है, ये सारे आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो आपको आर्टिकल जो है इसलिए आपको याद होने चाहिए, 51 तक तो कम से कम आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए, लाइन बाय लाइन आपको याद होना चाहिए। तो आर्टिकल 20 में कहता है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, यानी कोई व्यक्ति अगर किसी अपराध के लिए एक बार दंडित कर दिया गया है तो दोबारा उसी दंड के लिए दोबारा उसको अपराध के लिए दंड नहीं किया जाएगा। और स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा, इसीलिए जो है पुलिस के जो है समक्ष जो है गवाही की दी गई वो मान्य नहीं होती है। न्यायालय के समक्ष जो भी गवाही दी जाती है आपके अभियुक्त के द्वारा वो जो है मान्य होती है। और आर्टिकल 20 में फ्रेंड्स प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और ये जो है सबसे बड़ा अनुच्छेद है। इसमें जो है बहुत सारे केसेस भी आपको पढ़ने को मिलेंगे, जैसे कि आपको ये इसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, और जैसे कि आपको कह सकते हैं विदेश जाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, इन सब बातों को इसमें दिया गया। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, इसका बहुत बड़ा विस्तार है। शिक्षा पाने का अधिकार, सड़क पर व्यापार करने का अधिकार, ये सारा निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार, ये सारे क्या है, ये सब इसमें दिया गया है। आर्टिकल 21 में बहुत बड़ा आर्टिकल है, आप आगे डिटेल में आप इसको पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। इसमें बहुत सारे केसेस भी हैं, वो भी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और अगला आर्टिकल है 21A जो है फ्रेंड्स मूल संविधान में नहीं था, इसको जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत क्या किया गया, शिक्षा का अधिकार इसमें जोड़ा गया, और जो है 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शिक्षा का अधिकार जो है जो आर्टिकल 21A है वो कब लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, और जोड़ा कब गया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत ही जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो भी जोड़ा गया था, इतनी बात आपको नोट कर लेना है। और आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का निषेध किया गया है, जैसे कि आप पढ़ते होंगे बंधुआ मजदूरी, दास प्रथा, स्त्रियों एवं बाल बच्चों का क्या है नैतिक व्यापार करना, मनुष्य की वस्तुओं की तरह विक्रय करना, ये क्या है, ये सब क्या है, बेगारी वगैरह, ये सब क्या है आर्टिकल 23 में आता है, जिसे हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर फोर्स लेबर कहते हैं। और अभी हमने आपको बताया कि आर्टिकल 17 जिसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है, और आर्टिकल 23 ये दो मात्र एक ऐसे मौलिक अधिकार है जिनके लिए प्रावधान किया गया दंड का। और आर्टिकल 22 को भी जान लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें दिया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया आर्टिकल 22 में, और इसमें दिया गया है कि गिरफ्तार किए एक व्यक्ति को
कारण जानने का अधिकार है। मान लिया किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसको जो है यह अधिकार है कि उसको बताना होगा कि आपने उसको क्यों गिरफ्तार किया है, और वह अपनी अभिरुचि के वकील से मिल सकता है। और तीसरी बात यह भी कही गई है कि उसको 24 घंटे के अंतर्गत क्या है मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना होगा। तो 3 बातें कही गई आर्टिकल 22 में। एक तो उसको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, अपने के अभिरुचि के जो है वकील से परामर्श लेने का अधिकार, और 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार आर्टिकल 22 में दिया गया। ये बातें आपको नोट कर लेनी है। आर्टिकल 24 जो है कारखानों में बच्चों के नियोजन से रोक है, यानी 0 से 14 साल यानी 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों में काम करने के लिए रोका गया है। किसमें निषेध किया गया है? वो आर्टिकल 24 में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि बालकों को नियोजन का प्रतिषेध किया गया है, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों खानों या फिर कहे जोखिमपूर्ण कार्यों में क्या है नियोजन से निषिद्ध किया गया है, यानी वहाँ कार्य करने के लिए रोका गया है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 24 में। खान कारखाने और जोखिम भरा जो भी कार्य है उससे काम करने के लिए रोका गया है आर्टिकल 24 में। ये आपको नोट कर लेना है। और इसी के तहत क्या है जो कि खान अधिनियम जो है आपका भारतीय कारखाना अधिनियम लाया गया था 1948, इसी के तहत लाया गया, ये भी आपको नोट कर लेना है। और आर्टिकल 25 में दिया गया अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कहने का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता है और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार प्रसार करने का अधिकार इसमें दिए गए आर्टिकल 25 में। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करिएगा कि जो है किसी भी व्यक्ति को लालच या दबाव के अधीन रख के आप उसका धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, ये कहा गया आर्टिकल 25 में। तो ये आपको नोट करना है। कोई भी धर्म कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से मान सकता है, स्वीकार नहीं कर सकता या फिर उसको छोड़ सकता है या फिर अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, अगर स्वेच्छा से चाहे तो प्रचार प्रसार कर सकता है। ये सब बातें कही गई आर्टिकल 25 में। और हमने कल ही पढ़ा था कि जो आपका इंडिया है वो एक सेकुलर कंट्री है, यानी इसका मतलब भारत देश का कोई क्या है विशेष धर्म नहीं है, ये आपको नोट कर लेना है। वो तटस्थ भाव से सभी धर्मों को मानता है। और आर्टिकल 27 में नोट करिएगा, इसमें दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसे कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए व्यय किया जाता हो। यानी कहने का मतलब किसी व्यक्ति को कोई ऐसा टैक्स नहीं लिया जाएगा। टैक्स यहाँ पर देखिएगा टैक्स दिया हुआ है, टैक्स नहीं लिया जाएगा जो किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाता हो। तो टैक्स नहीं लिया जाता किसी धर्म को, विशेष धर्म को वृद्धि करने के लिए या फिर उसको बढ़ावा देने के लिए, तो टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये आपको नोट कर लेना है। तो 27 में क्या दिया है कि किसी भी धर्म को वृद्धि करने के लिए किसी भी व्यक्ति से क्या है टैक्स नहीं लिया जा सकता है, उसको ऐसा विवश नहीं किया जाए कि आप हमको टैक्स दीजिए। हाँ, हालांकि शुल्क लिया जा सकता है। शुल्क कहने का मतलब है कि किसी मंदिर के बाहर जाते हैं तो आप देखते होंगे कि जूता जो देखते हैं, जूता निकाल के आप जाते हैं तो उसको जूता का ख्याल रखने के लिए क्या है आपको टैक्स लिया जाता है। गाड़ी खड़ा करने के लिए जो आपको देखते हैं स्टैंड बना होता है उसके लिए टैक्स लिया जाता है। तो ये क्या है, सॉरी टैक्स नहीं लिया जाता, वो शुल्क है। तो वो आपकी गाड़ी का रक्षा और चप्पल की रक्षा के लिए क्या है एक प्रकार का शुल्क है, वो टैक्स नहीं है। अगर टैक्स उसके लिए कहा जाता है कि मान लीजिए कि हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए आप हमें टैक्स दीजिए कि हम हिंदू धर्म को बढ़ावा देना है, मुस्लिम धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी भी व्यक्ति को उसको क्या करते हैं मजबूर नहीं कर सकते कि आप हमें टैक्स दीजिए। तो ये कहा गया आर्टिकल 27 में। जैसे कि जजिया कर था, ये आपको नोट कर लेना। जजिया कर क्या था? तो ये एक प्रकार का धार्मिक कर था, ये आपको नोट कर लेना है। इस प्रकार से आपको दिया गया आर्टिकल 27 में। और आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण प्रदान किया गया। जैसे जो भी माइनॉरिटी हैं वो क्या है अपने हित का संरक्षण कर सकते हैं, जैसे कि अपने भाषा का, अपने लिपि का, अपने संस्कृति का वो क्या कर सकते हैं संरक्षण करने का अधिकार है इनको अल्पसंख्यक वर्गों को। जैसे कि मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है, ये क्या है एक माइनॉरिटी में गिने जाते हैं। और जो है जिस भी धर्म का जनसंख्या टोटल जनसंख्या का 50% से कम हो उसे हम माइनॉरिटी में रखते हैं। और ये है आपका माइनॉरिटी, आपको ये भी नोट कर लेना है। ये पूरी तरह से स्वतंत्र है, अपने भाषा, लिपि या कहें संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार इनको प्राप्त है, ये भी आपको नोट कर लेना है। ये अपनी हितों का संरक्षण कर सकते हैं, ये आर्टिकल 29 में किया गया है। और आर्टिकल 30 भी क्या है अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित है। और इसमें जो है इसमें दिया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग क्या कर सकते हैं शिक्षण संस्थान का स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन स्वयं कर सकते हैं, इनका अधिकार दिया गया आर्टिकल 30 में। तो पूछे कि शिक्षण संस्थानों का स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार किसमें दिया गया, तो वो दिया गया आर्टिकल 30 में। और अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किसमें दिया गया आर्टिकल 29 में, ये भी आपको नोट लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट आपका है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है। और इसी आर्टिकल को संवैधानिक उपचार का अधिकार है, इसी आर्टिकल को भीमराव अम्बेडकर ने क्या है संविधान की आत्मा कहा है। इसके बारे में अभी हम बस समरी बता रहे हैं इसका आर्टिकल का, आपको बस आर्टिकल याद रखना है, बाकी जब आगे पढ़ेंगे डिटेल में ये आपको नोट कर लेना है।
आर्टिकल 33 जो है इसमें जो है सैन्य बलों के फंडामेंटल राइट को सीमित करने का अधिकार है, और ऐसा जो है संसद के पास अधिकार है कि वो सैन्य बलों के फंडामेंटल राइट को क्या कर सकती है, जैसे कि आपका नेवी हो गया, आपका एयरफोर्स हो गया, और ये आपका थल सेना है, जितने भी सेनाएं हैं वो उनको क्या है, उनके जो फंडामेंटल राइट है उनको सीमित करने का अधिकार केवल किसके पास है, संसद के पास है। और आर्टिकल 23 में ये कहा गया है। और आर्टिकल 34 में जो है मार्शल लॉ जो आप पढ़ते होंगे वो लगा हुआ है, तो संसद क्या है, नागरिकों के फंडामेंटल राइट को क्या कर सकती है, सीमित कर सकती है, ये कहा गया आर्टिकल 34 में। तो जब भी मार्शल लॉ लगता है तो उसमें क्या है कि संसद को यह अधिकार है कि जो भी नागरिक हैं वहाँ के जहाँ वो लागू हुआ है तो उसमें उसके जो फंडामेंटल राइट है उसको सीमित कर सकता है। ये आर्टिकल दिया है आर्टिकल 34 में। ये किसके पास अधिकार है, संसद के पास का अधिकार है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और अगला है आपका भाग 4, और भाग 4 में हमने बताया था डीपीएसपी आपको पढ़ना है, और इसमें जो आर्टिकल है 36 लेके 51 तक दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 के जितने भी आर्टिकल हैं लाइन बाय लाइन आपको याद होने चाहिए। वहाँ से डायरेक्ट आपको आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, और आगे जो है जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनेंगे वो भी हम देखेंगे। तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं भाग 4 के आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी के बारे में बताया गया है, यानी राज्य के नीति निषेध तत्व के बारे में बताया गया है। और यहाँ जो है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक पढ़ना है। फ्रेंड देखिए, आर्टिकल 36 में क्या है, इसमें भी राज्य की परिभाषा दिए गए। जैसे कि हमने भाग 3 में पढ़ा था 12 से लेकर 35 जो आर्टिकल था, तो 12 में हमने आपको बताया था कि राज्य की परिभाषा दिए गए, तो वही परिभाषा जो है यहाँ भी दिया गया है। यानी 36 में ये कहा गया है कि राज्य की परिभाषा वही होगी जो आर्टिकल आपके 12 में दिया गया है, ये आर्टिकल 36 कहता है। आर्टिकल 37 ये कहता है कि जो आपका नीति निषेध तत्व है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि क्या डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय है, तो हमने आपको बताया था कि जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है यानी मौलिक कर्तव्य है, प्रस्तावना है, और आपका जो नीति निषेध तत्व है, इनके उल्लंघन पे आप क्या है कि न्यायालय में नहीं जा सकते, ये हम बात कर चुके हैं। ये कहा गया आर्टिकल 37 में। और आर्टिकल 38 में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य क्या करेगा, लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का प्रयास करेगा ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके। तो क्वेश्चन बनता है कि किस डीपीएसपी के किस आर्टिकल में जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, तो आपको बताना है आर्टिकल 38। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। और लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का निर्देश किस आर्टिकल में दिया गया है, तो राज्य का यह निर्देश दिया गया है आपको आर्टिकल 38 में। ये दो बातें कही गई है। आर्टिकल 39A जो है निःशुल्क विधिक सहायता, और ये जो है 29A है, यानी यह जोड़ा गया है बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता किसमें दिया गया, आर्टिकल 39A में। आर्टिकल 40 है ग्राम पंचायत के गठन का संबंधित, इसमें बात कही गई है कि ग्राम पंचायत के गठन करेगा। राज्य को यह निर्देश दिया गया कि वो क्या करेगा, ग्राम पंचायतों का गठन करेगा कि नहीं करेगा उसकी मर्जी है, ये आर्टिकल 40 में कहा गया है। आर्टिकल 43B में कहा गया है सहकारी समितियाँ। इसके बारे में हमने कल ही पढ़ा था जब हम भाग पढ़ रहे थे, तो हमने बताया था कि भाग 9B जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत, और इसमें जो है सहकारी समितियों के बारे में बात कही गई है। और ये जो है डीपीएसपी के जो आर्टिकल जब पढ़ेंगे 43B के, उसमें कहा गया है सहकारी समितियों के बारे में, ये आपको नोट कर लेंगे। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, या फिर कहे समान नागरिक संहिता के बारे में बताता है। और इसमें जो है ये बहुत चर्चा में रहा है, और ये इससे संभावना है क्वेश्चन बनने का, तो आपको यहाँ से ध्यान से समझना है। तो इसका कहना यह है कि भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म है, और उसमें जो है विवाह, तलाक, गोद लेना, ये जितने भी सिविल कानून है ये सब धर्मों में अलग अलग है। तो इसका कहना यह है कि सबको हटा के एक कानून बनाया जाए जो कि समान रूप से सभी धर्मों पर लागू हो, जो कि सिविल कानून हो जो सभी धर्मों पर समान रूप से लागू हो। तो इसी के बारे में इसका विरोध किया जा रहा था। तो ये आपको नोट कर लेना कि 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता, और यह केवल जो है गोवा में लागू है समान नागरिक संहिता, ये भी आपको नोट करना है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 47, और यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 47 में यह कहा गया है कि पोषण एवं लोक स्वास्थ्य का देखभाल करने के लिए राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह पोषण और लोक स्वास्थ्य का देखभाल करे। और इसी के तहत जो राज्य है जैसे कि बिहार है, वो क्या किया गया है, जो लीकर पदार्थ है यानी कि शराबबंदी किया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो पोषण और लोक स्वास्थ्य का देखभाल के तहत यानी इसी आर्टिकल तहत जो है राज्य क्या है, शराबबंदी करती है, ये भी आपको नोट कर लेना है। आर्टिकल 48 जो है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा, ये राज्य को निर्देश दिया गया है। हालांकि राज्य बाध्य नहीं है इसके लिए, जो डीपीएसपी है उसके लिए बाध्य नहीं किया गया है राज्य को, और यह राज्य का नीति निषेध तत्व है, इसीलिए राज्य का यह निर्देश दिया गया है। और इसमें जो है पशुवध यानी पशु हत्या पर रोक इसी आर्टिकल के तहत लगाया गया है, ये भी आपको नोट करना है। तो राज्य जो है
पशु वध पर रोक लगा सकती है इसी आर्टिकल के साथ, और कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा राज्य, ये आर्टिकल 48 में दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पूछता है 48A जो है, ये भाई कई बार पूछा है तो आपको ये नोट कर लेना है। आर्टिकल 48 है, ये जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों का सुरक्षा का प्रयास करेगा राज्य। और अनुच्छेद 48A जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है, और राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि पर्यावरण का संरक्षण करे, संवर्धन करे और वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करे, और ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करता है, यानी कार्यपालिका की शक्ति क्या होगी, न्यायपालिका की शक्ति क्या होगी, इन दोनों का जो है शक्तियों का पृथक्करण या फिर क्या बंटवारा किया गया आर्टिकल 50 में, यानी 50-50 कार्यपालिका न्यायपालिका, ये आपको नोट कर लेना है। और अनुच्छेद जो है 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत के विदेश नीति का जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे वो क्या है, आर्टिकल 51 में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति किस आर्टिकल के तहत दी गई है, आर्टिकल 51, ये आपको नोट कर लेना है। तो ये था आपका DPSP। अब देख लेते हैं भाग 4A, जिसमें हमने कहा था कि मौलिक कर्तव्य है, इसमें एक ही आर्टिकल है और इसमें 51 एक आर्टिकल है। फ्रेंड्स एक बार और बता दें आपको कि जो मौलिक कर्तव्य है, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, ये आपको नोट कर लेना है। 51A आर्टिकल जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, और उसके तहत जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। उसके बाद क्या किया है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत क्या किया गया, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य, 11, ये आपको नोट कर लेना है। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, एक बार और नोट कर लीजिएगा। भाग 5 संघ यानी यूनियन के बारे में पढ़ना है, और इसमें जो है 100 आर्टिकल क्या है, 100 अनुच्छेद दिया गया है, और यह सबसे बड़ा भाग है, ये भी आपको नोट कर लेना है। आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक इसमें वर्णन किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, हमने पढ़ा भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4A, भाग 5 पढ़ने वाले हैं, और जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वही हम पढ़ रहे हैं। और फ्रेंड्स मानिए कि आपको अगर आर्टिकल याद है तो आपको संविधान पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि जो है 30% आपको आर्टिकल से ही तैयार हो जाता है आपका क्या है, आपका संविधान। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ रहे होंगे। अब देखिए भाग जो 5 है उसमें संघ की बात कही गई है, तो आपको सबसे पहले आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक हमने बताया। तो आर्टिकल 52 में कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आपको नोट कर लेना है। कई बार पूछा है कि किस आर्टिकल में राष्ट्रपति का जिक्र है, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहा गया है आर्टिकल 52 में। और आर्टिकल 52 में यह भी कहा गया कि संघीय कार्यपालिका का जो प्रधान होता है राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक होगा, ये आर्टिकल 52 में कहा गया है। तो आर्टिकल 52 में हमने 3 बातें कही कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक होगा, ये आर्टिकल 52 में कहा गया है। आर्टिकल 53 में वही बात कही गई है कि कार्यपालिका जो है, संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वो किस में निहित होगी, तो राष्ट्रपति में होगी, और इसका जो प्रयोग है या तो स्वयं राष्ट्रपति करेगा या फिर अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से वो करेगा, ये आपको नोट कर लेना है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो राष्ट्रपति में आर्टिकल 53 में कहा गया। या तो ये स्वयं इसका उपयोग कर सकता है या फिर अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से उसका प्रयोग कर सकता है, ये आर्टिकल 53 में कहा है। और आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बात की गई है, यानी इसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है। तो फ्रेंड्स इसमें लोकसभा और राज्यसभा के और राज्य के विधानमंडल के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। और आर्टिकल 55 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी, ये बताया गया है। यानी जो है आप पढ़ते होंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होती है, तो ये कहा गया है आर्टिकल 55 में, यानी इसकी निर्वाचन की रीति क्या होगी, ये कहा गया है आर्टिकल 55 में। और आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि या फिर कहे कार्यकाल के बारे में बात की गई है। इसके अनुसार कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो क्या है 5 वर्ष तक हो सकती है, लेकिन वो 5 वर्ष से पूर्व भी क्या कर सकता है, अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, ये कहा गया आपको आर्टिकल 56 में। और आर्टिकल 57 में कहा गया है पुनर्निर्वाचन या फिर कहे री इलेक्शन के बारे में कहा गया है, राष्ट्रपति का जो है पुनर्निर्वाचन के बारे में कहा गया है। तो जो आर्टिकल 57 में आपका पुनर्निर्वाचन है, तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होता है वो चाहे कितनी बार भी क्या हो सकता है, निर्वाचित हो सकता है, यानी पुनः निर्वाचन के बारे में बात इसी में कहा गया है। जबकि जो USA है उसमें जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन केवल 2 बार होता है।
तो और भारत में जो है कोई लिमिट नहीं है कि वो कितनी बार आपको निर्वाचित हो सकता है। इसमें कहा गया आपको आर्टिकल 57 में, तो पुनर्निर्वाचन की बात कही गई आर्टिकल 57 में। 58 में कहा गया है योग्यता क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगा। इसी में दिया गया है कि एज कितना होता है, तो राष्ट्रपति का जो एज होता है उम्मीदवार होने का वो होता है 35 वर्ष, ये आपको नोट कर लेना है। और आर्टिकल 59 जो है सेवा शर्तों के बारे में बताता है, जो वेतन भत्ते होते हैं राष्ट्रपति के, इसके बारे में इसमें कहा गया है आर्टिकल 59 में। और अगला आर्टिकल है आर्टिकल 60, इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है शपथ के बारे में बात की गई है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो CGI यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। ये आर्टिकल 60 में लिखा है। आपको ये भी फिर से एक बार बता दें कि अनुसूची 3 में जो है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में नहीं दिया गया, क्योंकि इनके लिए अलग से आर्टिकल का प्रावधान है आर्टिकल 60, ये हम कल बात कर चुके हैं। आर्टिकल 61 इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल किसके लिए किया जाता है, तो राष्ट्रपति के लिए, ये भी आपको नोट कर लेना है। और ये जो है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है महाभियोग, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो महाभियोग की प्रक्रिया किसमें होती है, आर्टिकल 61 के द्वारा, लेकिन हटाए किसके द्वारा जाता है, आर्टिकल 56 के द्वारा। ये दोनों डिफरेंट है। जो कार्यकाल होता है आर्टिकल 56 में ही दिया गया है और इसी के तहत हटाया जाता है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है वो केवल दिया गया है आपके आर्टिकल 61 में। ये डिफरेंट है, थोड़ा सा क्वेश्चन कई बार घुमा देता है। आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जैसे हमने बताया कि आर्टिकल 52 के तहत एक राष्ट्रपति होगा, उसी प्रकार आर्टिकल 63 के तहत एक भारत का उपराष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 64 में यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स कि जो वेतन भत्ते आपको उपराष्ट्रपति को मिलता है वो पदेन सभापति के रूप में ही मिलता है, यानी जब जो पदेन सभापति का पद होता है उसी के रूप में इसको वेतन भत्ते दिया जाता है। उपराष्ट्रपति के लिए इसको वेतन भत्ते नहीं मिलता है। और आर्टिकल 65 में जो है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कब बनता है, तो आर्टिकल 65 के तहत बनता है। और जब भी जो है ये आर्टिकल 65 के तहत ये जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा तो उपराष्ट्रपति को जो वेतन भत्ते होंगे वो राष्ट्रपति का मिलने लगते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो आर्टिकल 65 में क्या किया गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, ये आपको नोट कर लेना है। 65 हो गया। 66 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यानी इलेक्शन के बारे में कहा गया है। और आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में कहा गया है। जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा है राष्ट्रपति का जो है 60 में दिया गया है, उसी प्रकार 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ दिया गया है। और आर्टिकल 71 इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट कर लेना है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, अगर उसमें कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा, ये भी आपको नोट कर लेना है। निर्वाचन आयोग नहीं करता है केवल, ये आपको नोट कर लेना है। कभी कभी फंसाने के लिए वैसे पूछ देता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होगा उसका निपटारा कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय, ये आर्टिकल 71 में कहा गया है। आर्टिकल 72 ये भी इंपॉर्टेंट है। क्षमादान की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है, जैसे कि मृत्युदंड है, फांसी है, मार्शल लॉ है। इसका जो माफ़ करने की शक्ति किसमें है, यानी इसको क्षमा करने का शक्ति किसके पास है, केवल आपके राष्ट्रपति के पास है, ये भी आपको नोट कर लेना है। यह आर्टिकल 72 के तहत दिया गया। आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति किसमें दी है, तो राष्ट्रपति में निहित है। और जब राज्यपाल पढ़ेंगे वहाँ पे आर्टिकल 161 के तहत क्या है, राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्रदान है, लेकिन उसमें मृत्युदंड, फांसी या फिर क्या मार्शल लॉ को उसमें नहीं दिया गया है, यानी उसका जो है उसको क्षमा नहीं कर सकता। केवल राष्ट्रपति के पास ये तीनों अधिकार है कि वो मृत्युदंड, फांसी और मार्शल लॉ के क्षमा कर सकता है। अगला है आर्टिकल 74, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा और मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो मुख्य प्रधानमंत्री होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो 74 जो आपको इंपॉर्टेंट उसमें यही याद रखना कि प्रधानमंत्री का जिक्र है कहाँ किया गया है, तो आर्टिकल 74 में। और राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, उसका प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल जो है आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 में फ्रेंड्स जो 75 का जो सब क्लास 1 है उसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में कहा गया है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल जो है 75 के जो सब क्लास 3 है इसमें कहा गया है, ये कई बार पूछा है और MTS में इस पर पिछली बार में पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, यानी मंत्रिपरिषद जो होती है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और वहीं पूछे कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो व्यक्तिगत रूप से पूछे तो राष्ट्रपति के, और मंत्रिपरिषद अगर सामूहिक रूप से पूछे तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये बातें कही गई, ये दोनों आर्टिकल है, आपको नोट कर लेना है। आर्टिकल 76 ये भी इंपॉर्टेंट है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। भारत का ये सबसे बड़ा वकील होता है और ये जो है महान्यायवादी जो होता है वो होता है आपके आर्टिकल 76 के तहत। और इसमें जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपना
पद ग्रहण करता है, ये भी आपको नोट करना है। यानी राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा सकता है और ये भारत का सबसे बड़ा वकील होता है। आर्टिकल 76 महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में बात कही गई है। अगला है आपका 79 आर्टिकल, जिसमें संसद के बारे में कहा गया है। पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं, 2 सदन होते हैं और 1 राष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा ये क्या है, 2 सदन होते हैं और लोकसभा जो होता है यह निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। लोकसभा प्रथम सदन होता है और जो राज्यसभा है वो सेकेंड सदन होता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पूछता है कि लोकसभा कौन सा सदन होता है, तो प्रथम सदन पूछता है और राज्यसभा जो है द्वितीय सदन होता है, जबकि लोकसभा जो है निम्न सदन होता है और राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो संसद के 3 अंग होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये आपको नोट कर लेना है। अगला है आर्टिकल 80 और इसमें जो है राज्यसभा का गठन के बारे में बताया गया है और इसको हम उच्च सदन बोलते हैं, हम बता चुके हैं। तो राज्यसभा का गठन किस में दिया गया है, आपका 80 में, 79 में जो दिया गया है संसद का गठन, 80 में आपका राज्यसभा हो गया। रला से आपको नोट कर लेना है। 80, 79, 80, 81 में लोकसभा का गठन दिया गया है और इसे जो है निम्न सदन का दे और प्रथम सदन भी इसी को कहता है और उच्च सदन राज्यसभा कहते हैं और द्वितीय सदन इसको बोलते हैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 85 और इसमें जो है इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल है। इसमें जो है सदन के सत्र के बारे में बताया गया है। यानी जो सदन का सत्र है उसको सत्राहुत, सत्रावसान और विघटन कौन करता है। सत्राहुत का मतलब होता है कि सत्र को शुरू करना, सत्रावसान का मतलब सत्र का अंत करना और विघटन मतलब भंग करना। यानी यह किसके पास अधिकार होता है, ये आर्टिकल 85 में बताया गया है। तो पूछता है कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 85 आपको लगाना है। और वो कौन करता है, तो भंग करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो सत्रावसान करना, सत्राहुत करना उस किसके पास अधिकार है, तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है। लेकिन पूछे कि सत्र को स्थगन करना, स्थगन का मतलब होता है कि बीच में रोक देना। तो सत्र का स्थगन यानी सत्र को बीच में रोकना वो किसके पास अधिकार है, तो सत्र का अध्यक्ष। यानी अगर सत्र लोकसभा में चल रहा हो तो लोकसभा का अध्यक्ष रोक सकता है और अगर राज्यसभा में सत्र चल रहा हो तो राज्यसभा का सभापति उसको क्या कर सकता है, स्थगन कर सकता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला है आपका आर्टिकल 87 और ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण के बारे में बताया गया है। यानी जब वर्ष की शुरुआत होती है उस समय और नई सरकार बनता है उस समय जो प्रथम सत्र होता है उसमें जो है स्पेशल एड्रेस यानी विशेष अभिभाषण कौन देता है, तो राष्ट्रपति देता है। ये आर्टिकल 87 में बात कही गई है। और आर्टिकल 93 में कहा गया कि लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन होंगे, ये आपके बारे में बताया गया है। उनका जो आपका क्या अधिकार है, क्या इनकी कार्यावधि है, ये सब किस में दिया गया, आर्टिकल 93 में। ये भी आपको नोट कर लेना है। आर्टिकल 105 इंपॉर्टेंट है। ये जो है संसद के विशेषाधिकार के बारे में बताया गया आर्टिकल 105, इसको हम आगे डिटेल में बात करेंगे। आर्टिकल 108 ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया है। यानी संयुक्त बैठक किस में उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 108 आपको नोट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, पूछता है कि क्या धन विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है, तो आपको लगाना है नहीं। धन विधेयक पर और संविधान संशोधन विधेयक पर कभी भी क्या होता है, संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता। ये भी आपको नोट कर लेना है। और संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो आपको नोट कर लेना है राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला है आपका आर्टिकल 110, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछता है कि आपका धन विधेयक किसमें परिभाषित किया गया है, तो आपको बताना है आर्टिकल 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। और आर्टिकल 111 में जो है विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति दिया गया है। जैसे कि अगर कोई विधेयक लोकसभा में शुरू किया गया हो या फिर राज्यसभा में शुरू किया गया हो, अगर दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है बिल। और बिल जो है अगर उस पर राष्ट्रपति स्वीकार कर देता है यानी साइन कर देता है तो वो क्या होता है, उस पर वो एक एक्ट बन जाता है। अगर वो चाहे तो साइन कर दे या फिर चाहे तो उसको रिजेक्ट कर दे। और अगर वो रिजेक्ट भी ना करे और साइन भी ना करे, इसका मतलब वो पॉकेट विटो कर लिया है। यानी ना तो वो उस पर साइन करता है और ना ही उसको रिजेक्ट करता है, तो वो पॉकेट विटो के तहत किया जाता है। यानी वो अपने पास रख लेता है, उसको हम क्या करते हैं, पॉकेट विटो करते हैं। तो ये 3 अधिकार है आपके राष्ट्रपति के पास। और अगर राष्ट्रपति उस बिल को पुनर्विचार के लिए अगर भेजता है लोकसभा और राज्य के पास, और पुनः विचार के बाद क्या है कि फिर से अगर राष्ट्रपति के पास वो बिल आती है तो उसको वो क्या करना, साइन करने के लिए क्या है, बाध्य है। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 111। और उसके बिल पे पारित यानी साइन करने के बाद वो बिल जो है एक्ट में बदल जाता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो 3 प्रकार कर सकते, या तो साइन कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है या फिर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या फिर उसको पॉकेट विटो कर सकता है। ये अधिकार किसके पास है, आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति के पास है। और अगर पुनर्विचार के बाद अगर वही बिल जो है पुनर्विचार के बाद अगर राष्ट्रपति की जाती है तो उसको साइन करना अनिवार्य हो जाता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। आर्टिकल 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है।
जो बजट आप पढ़ते होंगे तो बजट का जो उल्लेख है आपके राष्ट्रपति में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में किया गया है, वहाँ बजट का उल्लेख नहीं किया है, बजट शब्द नहीं दिया गया है, वहाँ पे केवल वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में बात कही गई है। ये आर्टिकल 112 में कहा गया। आर्टिकल 114 जो है विनियोग विधेयक जो आप पढ़ते होंगे, एप्रोप्रिएशन जो बिल होता है, इसके बारे में बताया गया है। जैसे कि अगर संचित निधि से आपको पैसे या फिर क्या धन निकालना हो तो आपको उसके लिए संसद से क्या होगा, बिल पारित करना होगा। तो ये जो है विनियोग विधेयक कहलाता है। और विनियोग विधेयक जो है ये एक तरह से धन विधेयक होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और विनियोग विधेयक सबसे पहले कहाँ पारित होता है, तो लोकसभा में। अगर धन विधेयक पूछे तो सबसे पहले कहाँ पारित होता है, तो लोकसभा में। यानी यूँ कहें कि धन विधेयक और विनियोग विधेयक केवल क्या है, लोकसभा में ही पारित होता है, राज्यसभा में पारित नहीं होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और संचित निधि से पैसे निकालने के लिए क्या होता है, आपको संसद से बिल पारित करना होता है। और आर्टिकल आपका 123 कहता है कि राष्ट्रपति के पास क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। आर्टिकल 123 इंपॉर्टेंट है। तो विधायिक शक्ति है ये एक प्रकार की। और यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो कि अविलंब रूप से कार्यवाही आवश्यक है और सदन के दोनों सदन सत्र में ना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। और आर्टिकल 24 जो है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की संरचना क्या होगी, नियुक्ति कैसे होगी, शपथ क्या होगा, वेतन भत्ते क्या होंगे, पदच्युत करने की क्या स्थिति रहेगी, क्या शर्तें हैं, ये सब किसमें दिया गया है, आर्टिकल 124 में। ये भी आपको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 126 जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो होंगे, यानी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में कहा गया आर्टिकल 126 में। और आर्टिकल 129 में सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कहा गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय को जो क्या है संभाल के रखना होता है। जितने भी इसके जजमेंट होते हैं, जितने भी इसके निर्णय होते हैं, उसको संभाल के रखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, अभिलेख कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना आर्टिकल 129 में दिया गया है। अगला है आपका आर्टिकल 131 और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकारिता के बारे में बताया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता के बाद कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अगर मतभेद हो जाता है, या फिर कहीं एक राज्य के बीच अगर दूसरे राज्य से क्या होता है मतभेद हो जाता है, उस स्थिति में क्या होता है, वो सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, उसका निपटारा करता है आर्टिकल 131 के तहत। आर्टिकल 137 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णयों या आदेशों का पुनर्विचार का अधिकार है। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई निर्णय देता है और उसमें कुछ भूल चूक हो गई हो, तो वो अपने निर्णय का स्वयं फिर से क्या कर सकता है, उसका पुनर्विलोकन कर सकता है, उसको सुधार कर सकता है। ये आर्टिकल 137 में दिया गया है। आर्टिकल 141 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बाध्यकारी होगा सभी अन्य न्यायालयों पर, यानी जो भी हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट हो या फिर सेशन कोर्ट हो, उस पर सभी क्या होगा, जो भी अगर सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे देता है, अगर इसके निर्णय के खिलाफ ना ही तो हाई कोर्ट जा सकता है, ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकता है, और ना ही आपका सेशन कोर्ट जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बाध्यकारी होता है सभी अन्य न्यायालयों पर, ये आपको नोट कर लेना है। ये आर्टिकल 141 में कहा गया। अगला आर्टिकल है आप आर्टिकल 142। इसमें जो है कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय की बात करता है। इसके तहत जो है उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान दी गई है कि वो क्या कर सकता है, अपनी अधिकारिता को प्रयोग करते हुए अपने समक्ष लंबित किसी वाद या फिर क्या विषय की वो क्या कर सकता है, आदेश दे सकता है या फिर सुनवाई कर सकता है बिना किसी रोक टोक के, और पूर्ण न्याय करने के लिए क्या कर सकता है, जो भी आवश्यक हो उसका वो क्या कर सकता है, निर्णय दे सकता है। उच्चतम न्यायालय को यह भी शक्ति है कि वो जो है पूरे भारत के किसी व्यक्ति को हाजिर कराने के लिए या अपने किसी दस्तावेज को अपने यहाँ पेश कराने के लिए और अपने अवमानना के लिए कोई भी यानी किसी प्रकार का दंड दे सकता है, इसी आर्टिकल के तहत। ये आपको नोट कर लेना है। और 143 में जो है राष्ट्रपति के परामर्श यानी कानूनी सलाह के लिए कहा गया। यानी जो राष्ट्रपति होता है वो सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है, कानूनी सलाह ले सकता है, इस आर्टिकल में दिया गया है आर्टिकल 143। और जो राष्ट्रपति होता है वो जो है उस निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी अगर सुप्रीम कोई परामर्श देता है राष्ट्रपति को कानूनी सलाह पे, तो वो क्या कर सकता है, उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति। और सुप्रीम कोर्ट भी बाध्य नहीं है कि वो उसको आपको कानूनी सलाह दे या ना दे, उसके लिए वो भी स्वतंत्र है। यानी दोनों पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि राष्ट्रपति उस कानून को माने या ना माने, या फिर कहे सुप्रीम कोर्ट सलाह दे या ना दे, ये दोनों स्वतंत्र है, ये दोनों एक रूप से बाध्य नहीं है। आर्टिकल 148 जो है ये इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी कैग के बारे में पढ़ते हैं, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। इसकी जो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी सीएजी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है आर्टिकल 148 है, ये आपको नोट कर लेना। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो जैसे सुप्रीम कोर्ट को हटाया जाता है उसी प्रकार जो है इसको भी पद से हटाया जाता है। वो आपको कैग को इसके बारे में आपको नोट कर लेना है। तो ये थे आज की क्लास हमारी अनुच्छेद की। बाकी जो है अनुच्छेद जो बचे हैं
वो कल की क्लास में देखेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।